दोस्तों साल 1905 में आइंस्टाइन ने सबसे पहली बार उनके सबसे मशहूर सिद्धांत थियरी ऑफ रिलेटिविटी को दुनिया के सामने रखा। नाउ टू बी प्रिसाइज, आज के समय में हम लोग 1905 में पब्लिश किए गए उनके सिद्धांत को थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं, जिसमें टाइम डायलेशन, स्पीड ऑफ लाइट, एनर्जी और मास के काफी सारे हैरत अंगेज खुलासे किए गए थे। इस थियरी के माध्यम से आइंस्टाइन ने पहली बार दुनिया को यह बताया था कि आखिर क्यों लाइट की स्पीड से ज्यादा की गति से ट्रैवल नहीं किया जा सकता और आखिर क्यों लाइट की स्पीड पर पहुंचने के बाद समय रुक जाता है। बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट, एनर्जी और टाइम जैसे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए हमें स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की बहुत जरूरत पड़ी, जिसकी वजह से हमने आगे आने वाले समय में एक से बढ़कर एक बेहतरीन सिद्धांत दिए और आविष्कार किए। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आइंस्टाइन एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिन्हें नई नई खोजें करने में और नए नए सिद्धांतों का आविष्कार करने में बहुत ही मजा आता था। इसी आदत और जिज्ञासा के चलते उन्होंने कभी भी अपनी खोज को नहीं रोका और लगातार 11 सालों तक अलग अलग थॉट एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस करने के बाद साल 1916 में उन्होंने पूरी मानव सभ्यता की सबसे क्रांतिकारी थियरी को पब्लिश किया, जिसे हम सभी जानते हैं थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के नाम से। सही बताया जाए तो यह मानव इतिहास में किसी के भी द्वारा दी गई ना सिर्फ सबसे बेहतरीन थियरी है, बल्कि एक ऐसी कॉम्प्लेक्स थियरी भी है जिसको आज तक समझना और प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपेरिमेंटली देख पाना ऑलमोस्ट हर वैज्ञानिक के लिए एक चैलेंज है। वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि जब वो थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की मदद से पूरे ब्रह्मांड के सच को समझ चुके हैं, तभी उनके सामने कोई ऐसा फिनोमेनन आ जाता है जो उनके दिमाग को एक बार फिर से टटोल देता है और कहता है कि शायद इस फैक्टर पर जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी गलत साबित हो जाए। ऐसा ही एक और बेहतरीन मुकाम अभी हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने देखा था, जिसमें आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी दांव पर लग गई थी और एक ऐसा मोड़ आ गया था जब जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को अपने अब तक के सबसे कठिन इम्तिहान का सामना करना पड़ा था। पर क्या इस इम्तिहान में यह थियरी पास हुई या फिर उस फेनोमेना ने इतने सालों पुरानी आइंस्टाइन की अटल थियरी को भी गलत प्रूफ कर दिया? आज के इस वीडियो में हम लोग इसी एग्जामिनेशन के बारे में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अब तक के सबसे एक्सट्रीम टेस्ट के बारे में। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर जनरल रिलेटिविटी का बेसिक प्रिंसिपल कहता क्या है। तो होता क्या है कि जनरल रिलेटिविटी के अनुसार एक ऐसी चीज जिसका मास बहुत ही ज्यादा होता है, वो अपनी प्रेजेंस से स्पेस टाइम के फैब्रिक को इतना ज्यादा मोड़ देता है या कहें कि वार्प कर देता है कि जिसकी वजह से वह चीज जो उस एरिया में उससे कम मास की होती है उसके लिए स्पेस टाइम बेंड हो जाता है, जिस वजह से उस लाइटर ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी भी एक डिफ्लेक्टिंग मैनर शो करती है। यूनाइटेड किंगडम में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के रॉबर्ट फैडमैन भी स्पेस टाइम के इस चमत्कार को अपनी आंखों के सामने देखने के लिए उत्सुक थे और इसी दौरान उन्होंने स्पेस में ऑब्जर्व किया PSR J0737 3039A/B। यह ऐसे दो पल्सर्स का समूह था जो आपस में ही एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहा था। अब जिन लोगों को नहीं पता कि पल्सार क्या होते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि सरल भाषा में पल्सर्स वो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जो अपने पोल्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बीम को रिलीज कर रहे होते हैं। इस बीम में लाइट पार्टिकल्स यानी कि फोटॉन्स भी मौजूद रहते हैं और यही थे इस पूरी ऑब्जर्वेशन के सबसे अहम किरदार। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह थी कि यह दोनों ही पल्सर्स 1 मिलियन किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे को सिर्फ 147 मिनट में ऑर्बिट कर रहे थे और इन दोनों पल्सर्स में एक पल्सर जहां 147 मिनट में सिर्फ 44 बार रोटेट कर रहा था, तो वहीं दूसरा पल्सर हर 2.8 सेकंड में एक रोटेशन को कंप्लीट कर रहा था, जिससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों ही पल्सार्स में कितनी फ्लक्चुएशंस थी। अब थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के नजरिए से अगर देखा जाए तो हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते थे कि दो मैसिव बॉडीज यानी न्यूट्रॉन स्टार्स की प्रेजेंस में पल्सेस और लाइट को हल्का सा बेंड होना ही चाहिए, है ना? क्योंकि सच्चाई तो यही है कि न्यूट्रॉन स्टार जैसी भारी भरकम कॉस्मिक एंटिटीज के सामने पल्सेस तो कंपैरेटिवली काफी लाइट ही रही होंगी। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि पल्सेस उन्हीं बीम्स को कहते हैं जो न्यूट्रॉन स्टार के पोल से निकल रही होती है।
लेकिन इस पूरे सिनेरियो में ट्विस्ट यह था कि ये दोनों ही पल्सर हर एक रेवोल्यूशन के साथ एक दूसरे के और ज्यादा क्लोज आते जा रहे थे, जिसकी वजह से ऑर्बिटल डीके होने के कारण ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशनल वेव्स और रिपल्स को भी कॉस्मोस में रिलीज कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि ग्रेविटेशनल रिपल्स कहीं ना कहीं पूरी सराउंडिंग को डिस्टर्ब कर सकते थे, जिस वजह से यहाँ देखने वाली बात यह थी कि क्या इंटरफियरेंस के बावजूद जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी काम करती है या फिर सिर्फ 150 सालों की जिंदगी के बाद ही हमें किसी नई थियरी की तलाश करनी पड़ेगी। ऑर्बिटल डीके और कुछ नहीं होता है, बल्कि जब ये दोनों ही न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे होते हैं तो यह दोनों ही कॉस्मोस में ग्रेविटेशनल रिपल्स भेज रहे होते हैं, जिससे ऑफ कोर्स इनके एनर्जी में भी थोड़ी सी कमी आती है और इसी वजह से इनके ऑर्बिट में भी डिडक्शन देखने को मिलता है। और ऑर्बिट में आने वाले इसी डिडक्शन को हम लोग साइंस की भाषा में ऑर्बिटल डीके कहते हैं। अब दोस्तों जरा एक मिनट के लिए वापस धरती पे आओ। सोचो कि हमने इतना सब कुछ खोजा केवल और केवल अपने इस छोटे से दिमाग के दम पर। हमारा दिमाग इस ब्रह्मांड का सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है, पर क्या आपको पता है कि हमारे दिमाग का भी अपना एक दिमाग होता है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, बल्कि वो खुद से ही सारा काम करता है और उसे हम द सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अब इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वैसे तो कई सारी खूबियां छुपी होती है, बट हम में से ज्यादातर लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और अपने लाइफ में बड़ा बनने के बस सपने ही देखते रह जाते हैं। लेकिन अपने इसी सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल पाने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको ऑथर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई ये बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप इस बुक की समरी हिंदी में सुन सकते हो कुकू एफएम ऐप पर। प्ले स्टोर पर 4.5 प्लस रेटिंग के साथ कुकू एफएम इंडिया का बेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें आप लिटरली हर जॉनरा की ऑडियो बुक सुन सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेरी लिंक से कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करते हैं और हमारा प्रोमो कोड ATV यूज करते हैं तो आपको इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट में मिल जाएगा, यानी कि 399 नहीं बल्कि केवल 199 रुपए। तो जल्दी कीजिए क्योंकि यह ऑफर सिर्फ शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए ही वैलिड है। अब पहले तो इसके लिए कैलकुलेशंस किए गए कि अगर किसी तरह की इंटरफेरेंस ना होती तो इन पल्सेस को कैसे आने चाहिए, और इसके बाद जनरल रिलेटिविटी की मदद से यह कैलकुलेट किया गया कि इनको किस तरह से रिकॉर्ड होना चाहिए, जिससे ये पता चले कि उनकी डिफ्लेक्शन जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से सही है या नहीं। अब सारी कैलकुलेशंस करने के बाद यह भी एस्टिमेट किया गया कि अगर इन पल्सेस में डिफ्लेक्शन होगी तो यह एक समान भी रिकॉर्ड नहीं की जाएंगे, क्योंकि ना सिर्फ ग्रेविटेशनल रिपल्स उनको हल्का हल्का इंटरप्ट कर रही होंगी, बल्कि कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन और ऑर्बिटल डीके के चलते भी कभी कभी उन पल्सेस के अपीयरेंस में थोड़े से ही सही पर कुछ इंटरवल का गैप जरूर आता होगा, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को सिर्फ दो चीजें नोटिस करनी थी। पहला तो यह कि पल्सेस इंटरवल्स के बाद रेगुलरली अपीयर हो रही है या नहीं, और दूसरी ये कि क्या उनकी एक्सपेक्टेड कंडीशन से डिफ्लेक्शन देखने को मिल पा रहा है या नहीं। अब रिसर्च में जरा से भी चूक होने का मतलब यह था कि आप पूरी मानव सभ्यता के सबसे क्रांतिकारी खोज को बिना मतलब ही चैलेंज कर दे, जिस वजह से वैज्ञानिकों ने एक एक डिटेल को अच्छे से ट्रैक करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूरोप में कुल मिलाकर 7 स्पेस टेलीस्कोप की मदद ली, और साल 2003 से 2019 के बीच सभी जगहों से लगातार पल्सर के इस ग्रुप को ऑब्जर्व किया गया। और फाइनली रिजल्ट का दिन आ ही गया जब पहली बार इनकी वेव्स को रिकॉर्ड करने का समय आया। और जैसे ही पल्सेस की पहली बीम ऑब्जर्व हुई तो ये पता चला कि उनकी रिकॉर्डिंग में दोनों न्यूट्रॉन स्टार के स्ट्रॉन्ग स्पेस टाइम कर्वेचर की वजह से 0.04 डिग्रीज का डिफ्लेक्शन देखने को मिला, और ये सभी डीले कॉन्स्टेंटली काफी टाइम के इंटरवल के बाद भी देखने को मिले, जिसका मतलब इस खतरनाक सिनेरियो में भी आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने अपने सबसे टफेस्ट एग्जाम को पास कर लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि फर्डमैन की टीम ने यह भी बताया कि यह इतनी हाईली कर्वेचर का पूरा मानव इतिहास में सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, जिसने इस बात को और भी प्रूव कर दिया कि कम से कम अगले कुछ दशकों तक हमें किसी भी नई थियरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इन वेव्स के द्वारा कैरी की जा रही एनर्जी की मदद से भी डिटेक्ट किया गया कि पल्सर ऑर्बिटल डीके को अंजाम दे रहे थे, जिसका मतलब कि वह हर एक चीज जिसको वैज्ञानिकों ने अपने कॉमन सेंस और आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की मदद से प्रिडिक्ट की थी, वह सारी की सारी चीजें 100% सही निकली। और इन वेव्स की मदद से यूएस के लाइगो डिटेक्टर्स ने और भी काफी सारी प्रिसाइज डिटेल्स हमें दी है, जो कि आगे आने वाले समय में हमें स्पेस टाइम और कॉस्मोस के बारे में और भी काफी ज्यादा इनहैंस्ड नॉलेज देगी।
हालांकि थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी भले ही ग्रेविटी को समझने के लिए हमारे पास आज के समय में मौजूद सबसे बेहतरीन थ्योरी है, पर क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैंडर्ड मॉडल के साथ यह हमेशा से इनकम्पैटिबल रही है, तो हम लोग यहाँ ये भी नहीं कह सकते कि जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद से हम लोग पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को पहचान सकते हैं। अब ये बेहतरीन जरूर है पर आखिरी नहीं है, और शायद इसके बाद जो आएगी वह भी आखिरी नहीं होगी, क्योंकि ये ब्रह्मांड के इस दायरे तक हमें कौन कौन से चमत्कार दिखा सकता है यह तो इस दुनिया का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक खुद भी नहीं जानता होगा। हालांकि वीडियो के एंड में मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या आप जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में ऐसे और भी रोमांचक वीडियोस देखना चाहते हो? हाँ या नहीं मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अगर आपके जवाब ज़्यादा हुए हाँ में, तो मैं इस पे अगला एपिसोड भी जरूर लेकर आऊँगा। नीचे कमेंट्स करके बताओ। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।